हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 7 एंड दैट इज हीट। ओके, हीट, कोई भी चीज अगर हीटेड है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हीटेड है, जैसे गर्म तवा हो गया या फिर गर्म पानी हो गया, ठीक है, तो वो जो है हीट, जो आपको हॉटनेस जो प्रोवाइड हो रही है, उसमें एक टेम्परेचर राइज होता है, यानी कि उसमें एक टेम्परेचर होता है। यानी अगर मैंने कहा कि कोई भी चीज हॉट है तो आप उसको ये तो बता पाओगे कि वो हॉट है या कोल्ड है, लेकिन जो डिग्री है हॉटनेस का वो आप कैसे मेजर करोगे? वो आप मेजर करोगे बाय टेम्परेचर। और किस डिवाइस से मेजर करोगे? दैट इज थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन समझते हैं। द रिलायबल मेजर और द डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, तो कम है, वार्म है या फिर काफी ज्यादा हॉट है, डिपेंडिंग ऑन, मतलब कितना हॉट है वो उसका टेम्परेचर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 37 डिग्री सेल्सियस है किसी का बॉडी का टेम्परेचर, किसी का 39 डिग्री सेल्सियस है। ये जो आपने एग्जैक्ट टेम्परेचर बताया है ना, वो कैसे बताया है? एक डिवाइस से, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज थर्मामीटर। ठीक है, अब ये जो थर्मामीटर होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक तो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, और उसके जो एकदम एंड पोजीशन होता है ना, यहाँ पे आपको जो है बल्ब प्रोवाइड होता है। ये क्या है? ये है बल्ब। यानी ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये लॉन्ग है, नैरो है और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यानी कि ये ग्लास की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? ग्लास की। और साइड में ना यहाँ पे टेम्परेचर्स लिखे होते हैं और नीचे की तरफ बल्ब होता है और इस बल्ब में होता है मरकरी। ठीक है, और इस मरकरी के आगे जो है इस तरीके से किंक प्रोवाइड होता है। ये किंक क्या होता है? मान लीजिए आपने इस क्लिनिकल थर्मामीटर को आपने मुंह में, यानी कि अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपने अपने टंग के नीचे रखा। ठीक है, इसका मतलब है कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज होता है। ठीक है, टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। अब आपने क्या किया, जब आपने टेम्परेचर देखा, जब आपने थर्मामीटर को निकाला अपने टंग के नीचे से, तो आपको पता चला कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या लेट सपोज कि 39 डिग्री सेल्सियस है। तो अब 39 डिग्री सेल्सियस आपके बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन जब आप उसको एनवायरमेंट में लेके आए तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाना चाहिए था या राइज कर जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस थर्मामीटर में किंक प्रोवाइडेड था। अब ये जो किंक होता है वो प्रिवेंट करता है मरकरी के लेवल को फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, अपने आप ना गिर जाए वो टेम्परेचर, इसलिए वो किंक जो है उसको वहीं अटका देता है जिस भी टेम्परेचर पे आपका आया है मेजरमेंट। ठीक है, फिर आपको जब दोबारा यूज करना होता है किसी और के का बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए, तो आप उसको एक थोड़ा सा झटकते हो, जिससे किंक से वो जो टेम्परेचर होता है वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद फिर एग्जैक्ट आपको टेम्परेचर पता चलता है। तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो किस लिए यूज होता है? बॉडी के टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए। कौन सा स्केल होता है? सेल्सियस स्केल होता है, यानी कि डिग्री सेल्सियस में आप इसको मेजर कर सकते हो और इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ये इसका रेंज है। फेरेनहाइट के फॉर्म में अगर हम देखें तो 94 से 108 डिग्री फेरेनहाइट इसका रेंज है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस और इतना फेरेनहाइट। अब आपको ये बात पता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इतना ही डिग्री सेल्सियस हर एक बंदे में होगा? नहीं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक्चुअली ये एक एवरेज निकाला गया है। लेट सपोज कि आपको यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स लिए हैं, ठीक है, और उन 100 स्टूडेंट्स का आपने मेजर किया तो किसी का निकला 37 डिग्री सेल्सियस, किसी का निकला 37.2 डिग्री सेल्सियस, किसी का निकला 36.8 डिग्री सेल्सियस, किसी का 38 डिग्री सेल्सियस। तो आपने बहुत सारे इस तरीके से सो ऑन, आपने बहुत सारे टेम्परेचर को आपने मेजर किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, और फिर आपको एक एवरेज निकला कि भाई एवरेज जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी में, थोड़ा अप एंड डाउन चल जाता है। ठीक है, अब उसी तरीके से एक सेकंड थर्मोमीटर होता है, दैट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका जो रेंज है काफी ज्यादा वाइड है। तो डेफिनेटली ये किसी और पर्पस के लिए यूज होगा, जैसे कि बॉइलिंग वाटर या बॉइलिंग मिल्क, इसका अगर टेम्परेचर आपको मेजर करना है यू विल यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करने का भी एक तरीका है। मान लीजिए एक कंटेनर है और इसमें आपने ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर रखा है, तो कुछ इस तरीके से आप रखोगे, यानी कि नीचे की तरफ बल्ब होगा और ये
जो बल्ब है वो कंटेनर के जो बॉटम है उसको टच नहीं होना चाहिए, पहला शर्त है इसका। और दूसरी शर्त क्या है कि ये जो आपका थर्मामीटर होता है ये हमेशा अपराइट पोजीशन में होगा, कभी भी आप इसको टिल्ट नहीं करोगे, ठीक है। इसको टिल्ट के फॉर्म में आप इसको मेजर नहीं करोगे, वरना जो आपका टेम्परेचर आएगा दैट विल नॉट बी करेक्ट वन। ओके, अब थर्ड बात कि आजकल जो है आपको डिजिटल थर्मोमीटर दिखता है, ठीक है। हम डिजिटल थर्मोमीटर का यूज क्यों करने लगे हैं, क्योंकि जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको पता है। अब ये जो मरकरी होता है इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, हेजार्डस होता है ये हमारे नेचर में। तो अगर गलती से मान लीजिए आप, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो ये टूट जाता है बहुत इजीली, जमीन पे गिर गया टूट गया, तो उसको डिस्पोज करना इस स्लाइड डिफिकल्ट। तो इसलिए जो है उसकी प्लेस पे अब ये हमें डिस्पोज करना मुश्किल है, नेचर को भी ये नेचर के लिए भी हार्मफुल है, तो इसलिए उसके जगह पे हमने डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करना शुरू कर दिया है। अब पहली बात ये आपको खत्म हो गई कि कौन से थर्मोमीटर होते हैं। अब बात आती है ट्रांसफर ऑफ हीट की। हीट आपको पता है कि ट्रांसफर हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने एक तवा गरम किया है, ठीक है, तवा गरम करोगे और यहाँ पे उसका जो रॉड होता है, तो ये रॉड भी, अगर मान लीजिए ये भी रॉड आयरन रॉड है, तो ये तवा आपने यहाँ पे फ्लेम यहाँ दिया, लेकिन यहाँ भी ये चीज भी गर्म हो जाती है, यानी कि जो सोर्स उस हीट सोर्स से भी दूर है वो भी चीज गर्म हो गई सॉलिड ऑब्जेक्ट में, तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। अगर मान लीजिए आप जैसे पानी गर्म कर रहे हो, ये बॉइलिंग वाटर है, इसको गर्म कर रहे हो, तो बॉइलिंग वाटर में क्या होगा, यहाँ पे राइजन अप और यहाँ पे कूलर जो एयर है वो इसकी जगह पे आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये कई सारे तरीके हैं हीट को ट्रांसफर करने के। जैसे पहला है आपका कंडक्शन, ये किस में होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में, एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ लिया है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। ये आयरन रॉड है, ठीक है, आपने यहाँ पे इसको फ्लेम दिया, ये वाला एरिया भी जो है, ये वाला रीजन जो है, एंड है, वो भी आपका गर्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है ना हीट सॉलिड ऑब्जेक्ट में, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। क्या कह रहे हैं, कंडक्शन। अब जो भी मटेरियल हीट को अलाउ करता है टू पास थ्रू देम इजिली, उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, गुड कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब, ठीक है। लेकिन ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अलाउ नहीं करते टू पास थ्रू देम इजिली, उनको हम क्या कहेंगे, पुअर कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स, ठीक है। पुअर कंडक्टर्स कह सकते हैं हीट का, या फिर इंसुलेटर्स कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक एंड वुड, प्लास्टिक या वुड को एक हिस्सा मान लीजिए हम यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा गर्म नहीं हो जाता, ये ठंडा ही रहता है, ठीक है, जब तक वो हीट यहाँ ना पहुंचे, मतलब वो जलते जलते यहाँ ना पहुंचे, तब तक ये वाला हिस्सा गर्म नहीं होता, ठीक है। तो क्यों नहीं गर्म होता, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है थ्रू वुड, एंड दैट इज वाई वुड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसी तरीके से वाटर और जो एयर होता है वो भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। सेकेंड जो ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रोसेस है दैट इज कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन किस में होता है, कन्वेक्शन होता है लिक्विड में, और कन्वेक्शन जो है वो गैसेस में भी होता है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ हीटिंग वाटर where hot water rises up and cold water take place at source of heating and mode of heat transfer is known as convection which occurs in liquid and gases। अब ये एक्चुअली क्या है, ये मान लीजिए ये बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे आपने हीट दिया, तो ये क्या है, ये वाला एरिया क्या होगा, हीट सोर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पानी प्रेजेंट है इस हीट सोर्स के पास, वो पानी हो जाएगा गर्म, जब गर्म पानी होगा तो वो हल्की हो जाती है, वो जो है राइजन अप हो जाएगी, और यहाँ से जो ठंडा पानी है वो इसकी जगह पे आ जाएगी। जब ठंडा पानी इसके जगह पे आएगा तो ये जो गर्म पानी है वो इसके जगह पे आ जाएगा, तो इस तरीके से एक साइकिल चलने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो इस कंटेनर में जितना भी पानी है सब गर्म हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो जब भी ये ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है इन वाटर या फिर लिक्विड या गैसेस में, तो आप उसको क्या कहते हो, कन्वेक्शन कहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है सी ब्रीज और दूसरा है लैंड ब्रीज। जैसे मान लीजिए कि ये सी है, ठीक है, और ये आपका जमीन है, ठीक है। तो जमीन जो है, मतलब आप कई सारे जो लोग हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते होंगे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि दिन के टाइम पे क्या होता है, जो जमीन होती है बहुत तेजी से गर्म हो जाती है, वाटर के कंपैरिजन में जमीन बहुत तेजी से गर्म हो जाएगी। अब जब गर्म होगी तो ये गर्म जमीन के ऊपर जितना भी एयर होगा, वो एयर जो है काफी हल्की हो जाएगी, वो भी गर्म हो जाएगी, और एयर हल्की होगी तो ये ऊपर की तरफ राइजन अप हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये ऊपर की तरफ गई, ये जो
पानी है इसके ऊपर की जो एयर होगी वो होगी ठंडी, वो होती है भारी है एयर, हेवी एयर होती है। वो क्या करेगा, वो इसके प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, ये वार्म एयर ऊपर चला गया तो यहाँ पे स्पेस खाली हो गया। ठीक है, ये वाला एरिया खाली हो गया, तो ये जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह पे आ जाएगी। जब ये ठंडी हवा इसकी जगह पे आ जाएगी तो इसके जो प्लेस है वो खाली हो जाएगा, तो ये गर्म हवा जो है इसकी जगह पे आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, एक साइकिल चलने लगेगा। तो इसमें जो है क्या हुआ है कि जो ये जो ठंडी हवा, सबसे पहला ठंडी हवा जो है सी की तरफ से किस तरफ आया, लैंड की तरफ, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। तो यहीं पे लिखा है यहाँ पे, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, द एयर ओवर लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, उसकी जगह पे ले लेगा वो। So the warm air from the land move towards the sea to complete the cycle. So the air from the sea is known as sea breeze. sea की तरफ से पहला एयर आया ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, sea breeze। और इसी वजह से जो कोस्टल एरियाज में जो लोग हैं उनका जो विंडोज होती हैं वो सी को फेस करके वो विंडो बनाई जाती है ताकि उनको ठंडी हवा हमेशा मिल जाए दिन के टाइम पे। ठीक है, अब दूसरी बात, रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे जो वाटर है दैट कूल्स डाउन मोर स्लोली। ठीक है, पानी जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। ठीक है, तो ये मान लीजिए पानी है, अगेन वही वाला एरिया है, ये लैंड है। ठीक है, पानी जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया। अब जमीन तो रात के टाइम पे ठंडी हो जाएगी क्योंकि सन तो है नहीं इस टाइम पे, लेकिन पानी के ऊपर का जो एयर है वो काफी गर्म है, अभी भी गर्म है। तो एयर गर्म अगर है यानी वार्म एयर है तो ये अगेन हल्की हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो लैंड की तरफ की जो कोल्डर एयर है वो इसकी जगह उसने ले ली, तो ये जो वार्म एयर है ये इसकी जगह उसने ले ली। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, साइकिल कुछ इस फॉर्म में चल रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पे साइकिल ऐसा चल रहा है। ठीक है, सी में साइकिल इस तरीके से चल रहा है, लेकिन लैंड में साइकिल जो है वो कैसा होता है, वो आपका इस तरीके से चलता है, यानी दिस वे। ठीक है, उल्टा चलने लगता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज, क्योंकि जो पहली ठंडी हवा है वो किस तरफ से आ रही है, लैंड की तरफ से, इसलिए हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, ये सब आ जाता है कन्वेक्शन में ही। थर्ड जो है आपका ट्रांसफर ऑफ हीट में, दैट इज रेडिएशन। अब जब आप धूप में निकलते हो तो आपको गर्मी लगने लगती है, क्यों, क्योंकि जो हीट है, सन से जो हीट है वो आप तक पहुंच पा रही है, लेकिन इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। रेडिएशन जो हीट को ट्रांसफर कर रहा है उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम है तो भी अच्छी बात है, मीडियम नहीं तो भी अच्छी बात है। ठीक है, दोनों ही सूरत में वो हीट को ट्रांसफर कर देगा। फ्रॉम द सन टू अस बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जितने भी हॉट बॉडीज होते हैं वो सब के सब हीट को रेडिएट करते हैं। तो जब भी हीट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होता है तो तीन चीजें होती हैं, ईदर इट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, या कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, या कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो अगर कोई भी चीज इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप हीट दे रहे हो, अगर उसमें थोड़ा भी पार्ट हीट का अगर एब्जॉर्ब होता है तो ही उसका जो टेम्परेचर होगा वो राइजेस होगा। ठीक है, जैसे हमारा ये धरती है, ठीक है, ये सन जो है जब भी हीट देता है इसका कुछ हीट जो है वो रेडिएट हो जाता है। ठीक है, कुछ हीट किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है, लेकिन कुछ हीट आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो अर्थ है, वो एब्जॉर्व भी कर लेता है। और जितना हीट उसने एब्जॉर्व कर लिया उस हिसाब से आपका जो ये अर्थ है उसका टेम्परेचर उसी हिसाब से जो है राइज भी करता है। ठीक है, उसके बाद आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था कि ठंडी के टाइम पे हम लोग प्रेफर करते हैं कि वुलन क्लोथ्स पहनना या फिर डार्क जो कलर होते हैं उनके वो पहनना। क्यों? क्योंकि जो डार्क सरफेस होता है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं और उनके जो फाइबर्स होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से, आपको अगर उसको थोड़ा सा पकड़ के खींचोगे आप तो इस तरीके से उसके फाइबर्स होते हैं। तो ये जो इसमें होल होता है ना, इसमें एयर ट्रैप कर जाती है। तो ये जो एयर ट्रैप करती है तो इससे क्या होगा, अंदर का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, वो अंदर ही रहेगा, बाहर का टेम्परेचर बाहर ही रहेगा। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा तो आपको जो है गर्मी वो प्रोवाइड करते हैं। जो लाइट कलर्ड के जो कपड़े होते हैं वो ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इसी वजह से गर्मी के टाइम पे हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और काफी हल्के पतले कपड़े पहनने चाहिए, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं कूलनेस। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट जो लाइन है दैट इज सेल्सियस स्केल, जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है, सेल्सियस स्केल में हम उसको नापते हैं। इट वाज डिवाइस्ड बाय एंडर्स सेल्सियस, कब किया गया था, 1742 में। सो विद दिस हमारी जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिए। थैंक यू एंड बाय बाय।